हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जायसवाल और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ 25 जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जिससे कि होगा क्या कि आपको आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन अपने आप ही मिल जाया करेंगे, जिससे कि आप सभी लोग क्लास को मिस नहीं करेंगे, छूटेगा नहीं एक भी क्लास आपसे, ठीक है। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करें, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है 71 नंबर प्रश्न। भारत में मुद्रास्फीति के आधार पर मापा जाता है। मतलब आपको बताना है यहाँ पर मुद्रास्फीति जो है वो किस चीज के आधार पर मापा जाता है, आप सभी लोगों को बताना है। तो दोस्तों, मुद्रास्फीति जो है ये आपका मुख्य माप के रूप में आरबीआई द्वारा, जी हाँ, आरबीआई द्वारा जो है एक नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब सीपीआई, ठीक है, इसके द्वारा जो है स्वीकृत किया जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जी हाँ, भारत में मुद्रास्फीति जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। कार्य बल की जनसंख्या में वर्ष से लेकर, बताइए किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक के आयु के लोगों को सम्मिलित किया गया है कार्य बल की जनसंख्या में। तो दोस्तों, कार्य बल की जनसंख्या की यदि बात करें तो कार्यशील आयु जनसंख्या को जो है 15 से लेकर 64 वर्ष, जी हाँ, 15 से लेकर 64 वर्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब कहने का मतलब यह है सीधा सीधा कि 15 वर्ष से पहले जितने भी बच्चे हैं उनको कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ काम पे नहीं रह सकता है, ठीक है। 14 साल की उम्र तक कोई भी बच्चा कहीं पर भी काम नहीं कर सकता है। और 64 वर्ष के बाद जो होते हैं उनको भी कोई व्यक्ति अपने दुकान पर या अपने किसी कंपनी में जॉब पे नहीं रख सकता है। गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है उसको आप सभी लोग फॉलो करें। 15 से लेकर 64 वर्ष, बस यही जो है कार्य बल की जनसंख्या को जो है दर्शाता है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 15 से लेकर 64 वर्ष तक के लोगों को जो है कार्य बल की श्रेणी में रखा गया है, जो कि कार्य करने के सक्षम है गवर्नमेंट के नजरिए से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात तथा न ही आयात, जी हाँ, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। तो ना निर्यात होता है ना आयात होता है, तो बंद खुली मिश्रित वैश्विक। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर एक को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। खुद से रिलेट करिए, हर एक प्रश्न आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। किसानों को अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है। बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जो है किसानों को किस कीमत की घोषणा की जाती है। तो अधिकतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम भंडार मूल्य या न्यूनतम भंडार मूल्य। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आपसे ध्यान से देखिए पूछा क्या जा रहा है कि अपने फसलों को जो किसान लोग हैं उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि देने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है। तो अधिकतम समर्थन मूल्य की या न्यूनतम समर्थन मूल्य की या अधिकतम भंडार मूल्य की या न्यूनतम भंडार मूल्य की। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर दूसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने तथा सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया श्रमिकों का एक संगठन क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने तथा सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया जो श्रमिकों का एक संगठन है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मजदूर संघ अपने रोजगार की शर्तों को बनाए रखने के लिए
जो श्रमिकों का एक संगठन है वह कहलाता है मजदूर संघ। मैथ आप सभी लोग देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो दोस्तों नगर पालिकाओं से यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं, तीसरा वाला जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाग 11A यहाँ पर आपका 9A आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लैंग्वेज आप सभी लोग देख सकते हैं। और ये अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है। कोरी आप सभी लोग यहाँ पर देखिए, बताने का प्रयास कीजिए। तो दल बदल कानून जो है किस अनुसूची में दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है 10वीं अनुसूची, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चोलों के शिलालेखों में निम्नलिखित चोलों के शिलालेखों में जिन्होंने तमिलनाडु में शासन किया, निम्नलिखित में से किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया। बताइए दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर पहले को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चोल, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जिन्होंने तमिलनाडु में जो है शासन किया था, और इनका एक अभिलेख मिलता है जो कि बताता है कि उनके राज्य में जो है विभिन्न प्रकार के करों के लिए जो है 400 से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, बेत्ती। ठीक है, बेत्ती आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों को बाद में बताइए किस नाम से जाना जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, बचपन में आप लोगों ने इसे जरूर पढ़ा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को चौहान, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों को जो है अब किस नाम से जाना जाने लगा है, चौहान नाम से जाना जाने लगा है। ठीक है, चौहान, पृथ्वीराज चौहान, आप सभी लोगों ने ऐसे कुछ नाम भी सुने होंगे। किस सत्र में सरोजनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। आप सभी लोग देखिए पीसफुल, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सन 1900, यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है सन 1928 ईस्वी, कलकत्ता। ठीक है, तो और कुछ लोगों का कहना है कि कराची सन 1931 ईस्वी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरे को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सरोजनी नायडू जो है भारत की बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध थी, और वह जो है एनी बेसेंट के बाद जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला थी। पहली महिला कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक है, और दूसरी जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो थी आपकी सरोजनी नायडू, जो कि सन 1925 ईस्वी में कानपुर में जो है अध्यक्ष पद पर विराजमान हुई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सन 1915 से 1947 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों गरम दलीय दौर या आपका नरम दलीय दौर या गाधी का दौर या कोई विकल्प सही नहीं है। तो देखिए जैसा कि नाम से ही कुछ लोग सोच रहे हैं कि गाधी का दौर यहाँ पर होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है भारत की स्वतंत्रता में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि सन 1915 से 1947, या तो आप कह सकते हैं 1917 से 1947, ठीक है, ये जो है गांधीवादी युग के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान जो है दोस्तों महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बन गए थे, और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का प्रयोग किया था। तो आर्मी आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम था, क्या नाम है। अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिए ऑप्शन नंबर पहले को, किताब उल हिंद। जी हाँ, किताब उल हिंद आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। सन 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन, जी हाँ, भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था।
तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए सन 1920 ईस्वी के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है स्वामी दयानंद सरस्वती, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, मैंने आपको कई बार बताया भी है, कर्क रेखा जो है देखिए यूपी से तो होकर नहीं गुजरती है, आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिए। कर्क रेखा यूपी से नहीं टच करती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्क रेखा जो है भारत के टोटल, यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है 9 और कुछ लोगों का मानना है 8। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर 3 को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और यदि आप लोग कॉपी पेन साथ में रखे हैं तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि कॉपी पेन साथ में रखिए, और कुछ लोग जरूर रखे होंगे। मेरी क्लास में आप लोगों को मस्ट होता है कि कॉपी पेन साथ में रखिए, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं वो आप लोग नोट करते हुए चलिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्क रेखा जो है गुजरात से होकर गुजरती है। राजस्थान पॉइंट लिखते चलिए, 8 राज्य मैं बताने वाला हूँ। पहला आता है आपका गुजरात, दूसरा है दोस्तों राजस्थान। ठीक है, कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। टोटल कितने हुए दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये आपका 5 हुआ। ठीक है, अब छठवा आता है पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद आता है त्रिपुरा, 7 हो गया ना। लास्ट में आपका मिजोरम आता है। तो ये सब जो राज्य हैं ये कर्क रेखा के अक्षांश के समांतर हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूमध्य रेखा के लगभग 23 डिग्री के आसपास जो है ये कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है, और जिस पर जो है दोस्तों सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से। है कि इनमें से कौन सा उत्तरी पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। ध्यान से देखिए, फोकस बनाकर रखिए, कंसंट्रेशन ट्रेड रहिए, जिससे कि हर एक प्रश्न आपको समझ में आए। पूरा फोकस यहाँ देंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तारीफ देख सकते हैं, देखिए शुभम, यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुभगर, देखिए इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। अन्नू, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, कैमूर पठारियों को कैमूर पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि कैमूर पहाड़ियों को जो है क्या कहा जाता है? कैमूर पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, और यह जो है विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है। अनुट्रियम आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा वाला, कैमूर की पहाड़ियां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि दोस्तों उत्तर पूर्व भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी गंगा, वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? गरान, जो कि मैग्रोव वन है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अनाई मुडी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी चोटी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर अन्नामलाई पहाड़ियां, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर पहले को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ध्यान से देखिए दोस्तों, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर राइट हो जाएगा, कुछ लोगों का मानना है कि बिहार। तो दोस्तों जूट का सबसे बड़ा उत्पादन मैंने आपको एक बार बताया भी है, कुछ लोगों का मानना है उड़ीसा, कुछ लोग पश्चिम बंगाल, सभी के मिक्स ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोगों ने पश्चिम बंगाल बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों भारत में बोली जाने वाली दूसरी सबसे अधिक भाषा है, मतलब प्रतिशत में देखा जाए तो यहाँ पर आपका
भारत में सबसे अधिक मात्रा में हिंदी भाषा यूज की जाती है, जिसे 46% लोग देखते हैं, मतलब बोलते हैं। और दूसरे नंबर पर आपका बांग्ला भाषा आता है, जो कि बंगाली भाषा है, जो कि 8%, लगभग 8% लोग इसे बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 सामान्य विभाजन होते हैं, जिन्हें कहा जाता है मीटर, माइक्रोमीटर, डेसीमीटर या मिलीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों को पता है बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं, चौथा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिलीमीटर। सब प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजक होते हैं, जिन्हें जो है क्या कहा जाता है, मिलीमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर चौथा वाला है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, या देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट से नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पारभासी वस्तुएं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मनीष। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है कि एक पतली तार जो बल्ब से प्रकाश देती है कहलाती है टर्मिनल, टिप, स्रोत या तंतु। कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर तंतु। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका तंतु जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक पतली तार जो बल्ब से प्रकाश देती है वो कहलाती है तंतु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा प्रजनन अंग है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? जड़, तना, फूल, फल। बताने का प्रयास कीजिए कि पौधे का जो प्रजनन अंग है वो कौन सा है। तो जड़, तना, फूल, फल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पौधे का प्रजनन तंत्र है उसका नाम है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, फूल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुष्प जो है ये थोड़ा सा बीज गणित से रिलेटेड प्रश्न है, सॉरी, बीज गणित मैंने बोल दिया, माफ करिएगा। बायो से रिलेटेड प्रश्न है, आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बायोलॉजी से है। डायरेक्ट मैथ से बायो में घुसा दिया मैंने, हाँ, मतलब बायो से मैथ में। आप सभी लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरे को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पुष्प जो है, कुछ कुछ पौधे आवृत्ति बीजी के प्रजनन इकाई के रूप में कार्य करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुष्प के प्रजनन भागों में जो है गर्भ केसर, जिसे हम लोग कहते हैं मादा प्रजनन अंग, ठीक है, और पुंग केसर, जिसे हम लोग कहते हैं नर प्रजनन अंग, ये सम्मिलित होते हैं। और बाह्य दल, जिसे हम लोग कहते हैं पंखुड़ी, ठीक है, ये पंखुड़ी दल जो कि पुष्प के अनुपजाऊ भाग होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाए, ध्यान से देखिए। जब एक बीमारी वहन करने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सूक्ष्म जीव से लड़ने के लिए उत्पादन करता है। बताइए किस चीज का? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को, रोग प्रतिकारक। जी हाँ, रोग प्रतिकारक आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है, और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप सभी को आसानी से मिल जाया करे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। ठीक है, धन्यवाद। रट जाना।